गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक स्टडी सर्किल। कैसे हो मेरे दोस्तों और कैसे चल रही है आप लोग की एग्जाम की तैयारी। सो आई होप कि आप लोग सब अच्छे से एग्जाम की तैयारी चल रही है और प्रीलिम जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आप लोग के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही होंगी। सो आज हमारा 5th डे है इकोनॉमिक सीरीज के, जो हम लोग 6 मंथ का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। सॉरी, ये 5 डे है करंट अफेयर सीरीज के, नॉट इकोनॉमिक सीरीज। और ये हमारा जो है 6 मंथ का करंट अफेयर हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गाइज, ये कैरबीज बे डिक्लेरेशन क्या है। डे नहीं है गाइज, ये बे है। ओके, ये कैरबीज बे डिक्लेरेशन। ओके, ये एक लोकेशन है, वहां पे कुछ डिक्लेरेशन हुआ था, कुछ मीटिंग हुई थी और कुछ मीटिंग से फैसले लिए गए थे। ओके, वो चीज देखेंगे। फिर हम लोग फिर से देखेंगे गाइज, ये आपका रिवीजन हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, ये आपका रिवीजन हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, फिर भी मैंने सोचा कि रिवीजन करवा दूं। कोल भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कोल में आज कुछ नए टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर आप ये टॉपिक कवर कर लोगे तो यू विल नॉट फील एनी इशू व्हाइल अटेंडिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोल। ओके, हम लोग फिर पढ़ेंगे कि सेंसस के बारे में, कि इंडिया का सेंसस क्या है, हिस्ट्री क्या है इंडिया की। ओके, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे, कब से स्टार्ट हुआ और कौन से संस्करण का ये सेंसस है। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में गाइस, क्या क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कौन इसको प्रस्तुत करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये अभी तक। ओके, और ग्लोबल इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर लिए गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर थोड़ा सा सर सैयद अहमद के बारे सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या योगदान दिया इंडियन हिस्ट्री में और हमारे इंडिया के लिए। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी आज मैंने ये टॉपिक फिर से कवर करूंगा। ओके, फिर मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से कुछ एक्सरसाइज को दिखाऊंगा, और वो की बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस 2 नंबर के लिए, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली 2 नंबर कैप्चर कर पाओगे। ओके, फिर हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि इंडिया में मिसाइल, वर्ल्ड में मिसाइल बन रही है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ओके, हाइपरसोनिक, वो कौन कौन से स्पीड से हैं, क्या क्या उसकी क्राइटेरिया है। ओके, फिर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बारे में, ये क्या है, कब इसको लगाया गया था, क्या क्या इशू इससे है। ओके, फिर इंडिया का जो न्यूक्लियर बम था बनाने का प्रक्रिया था, वो कैसे कैसे जो है इवॉल्व हुआ और कैसे कैसे हम लोग न्यूक्लियर स्टेट बन गए हैं। ओके, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो दोस्तों चलते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि कार्बिस बे डिक्लेरेशन है। ओके, यहाँ पे भी जस्ट मिनट गाइस, यहाँ थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके, तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। ओके ओके, तो कैरबिस बे डिक्लेरेशन क्या है, पहली बात तो गाइज ये कैरबिस बे जो है ये कहाँ पे स्थित है गाइज, तो याद रखना ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे स्थित है। ये कौन सा लोकेशन है गाइज, ये यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का। यहाँ पे एक लोकेशन है। ओके, यहाँ पे ये लोकेटेड है कैरबिस बे। ये कौन सा चैनल है गाइज, इंग्लिश चैनल है। ओके, इंग्लिश चैनल है ये, फ्रांस और यूके के बीच के चैनल। ओके, फ्रांस और यूके के बीच का जो चैनल, इसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं गाइस। और यहाँ से जो एक लोकेशन है यूके के अंदर, यही पे इसको बोलता है कैरबिस बे डिक्लेरेशन। ओके, कैरबिस बे लोकेशन है, यही पे इन्होंने मिला, कुछ लोगों ने मिल करके जो है यहाँ पे मिल करके एक पॉलिसी बनाई, एक डिसीजन लिया, वो क्या है। ओके, तो G7 कंट्रीज गाइज, ये आपके लिए होमवर्क है कि जाके पता करो कि G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ओके, G7 countries met at the Caribbean Bay location, okay, located in the कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम ऑन 11 से इतना जून के बीच में। ओके, 11 से 13 जून 2021 में इन्होंने मिला। ओके, इन्होंने क्या डिसीजन लिया गाइज, ओके, इन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक था गाइज, उसको टैकल करने के लिए जो है हम ऐसा क्या करें, ठीक है, कोविड-19, क्लाइमेट चेंज, द ट्रेड अमंग द अदर्स। ओके, ऐसे क्या करें उसको, ठीक है, कि फ्यूचर पैंडेमिक को जो है अवॉइड कर सके, क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर सके, या ट्रेड इशू जो चल रहा है उसको अवॉइड कर सके। ओके,
कैरविस बे हेल्थ डिक्लेरेशन जो हुआ था वो इसी इवेंट में साइन किया गया था। ओके, और इसमें ये दिखाया गया था गाइस कि प्रिवेंटिंग द फ्यूचर पैंडेमिक। ओके, तो ये जो G7 कंट्रीज हैं गाइस, जाकर पता कर लेना दोस्तों कि ये G7 कंट्री कौन कौन सी, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में G20 के बारे में पूछा गया था कि कौन सी कंट्री है, राइट। सो कौन कौन सी कंट्री है कि क्या वो पर्टिकुलर कंट्री G20 के बिलोंग करती है कि नहीं, जाकर के G7 के बारे में पढ़ना कि कौन कौन सी कंट्री है। पहले G8 हुआ करती थी, बट रशिया के द्वारा जो है रशिया के द्वारा जब यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया, उसको हथिया लिया गया, तो जिसकी वजह से इसका पोजीशन की वजह से रशिया से बाहर हो गया, तो अब G7 से G8 कंट्री बन गई। ओके, तो ये जो G7 कंट्री कैब्रिज में डिक्लेरेशन हुआ था गाइस, उसका जो हेड थे वो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे। ओके, वहाँ के लोग थे, उन्होंने मिलकर के जो है 3 मुद्दों पे बात किया। जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, फ्यूचर में इसको अवॉइड किया जा सके, इस तरह के कोई पैंडेमिक ना आए। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज का इशू, उस पर भी डिक्लेयर बात की गई, और ट्रेड रिलेटेड इशू जो था उस पर भी बात की गई। ओके, क्लियर है ये सारी चीजें। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये मैंने दोबारा से आर्टिकल मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है गाइस। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि नेशनल क्राइम, द वर्ड फॉर नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पे क्राइम मतलब अपराध, रिकॉर्ड मतलब उसका डेटा, एक ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब कि एक डेटा प्रस्तुत लेती है गाइस, नेशनल लेवल पे एक डेटा तैयार करती है, एक रिकॉर्ड तैयार करती है अपराध के। तो ये अपराध ऐसे तो जा जाके चेक नहीं करेगी कहाँ कहाँ से, तो ये अपराध जो लेती है, मतलब गाइस अपराध का जो रिकॉर्ड रखती है कैसे रखती है। तो नॉर्मल सी बात है, जो पुलिस स्टेशन में जो FIR लिखे गए होंगे, IPC के द्वारा, इंडियन पीनल कोड के द्वारा, स्पेशल लॉ के द्वारा, ओके, एंड लोकल लॉ के द्वारा, ओके, तो इन सब के द्वारा गाइस जो भी क्राइम तो अगर हुआ उसके बेस पे ये डेटा तैयार करती है। ओके, डेटा तैयार करने के बाद गाइस ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उस डेटा के बेस पे, उस पे ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि इंडिया में क्राइम क्या है, क्राइम का रेट क्या है गाइस। ओके, वो प्रस्तुत करती है। उसके बाद ये भी प्रस्तुत करती है कि डेटा गाइस, ये रिपोर्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल सुसाइडल केस इन इंडिया कितना है, प्रिजन का स्टेटस, हमारे जेल का स्टेटस क्या है गाइस, और ये है गाइस क्राइम स्टैटिक एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑन द मंथली बेसिस पे ये भी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसे 4 रिपोर्ट गाइस याद रखना, NCRB का बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में क्राइम कैसे हो रहा है, देश में जो एक्सीडेंट और सुसाइड के केसेस कितने हैं, हमारे देश की जेल की कंडीशन क्या है, ओके, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्राइम का स्टैटिक्स जो है वो मंथली बेसिस पे जो है NCRB प्रस्तुत करती है। किसके बेसिस पे डेटा उठाती है गाइस, ये IPC और स्पेशल लोकल लॉ के द्वारा जो डेटा। ओके, ये क्या करती है गाइस, ये इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। इसका रिकमेंडेशन किसने किया था गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स या नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन से ये NCRB जो है बनाया गया था। ये क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है क्राइम डेटा को। ओके, किस बेसिस पे गाइस, IPC, इंडियन पीनल कोड, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ के द्वारा जो भी डेटा इसको मिलता है उसको एनालिसिस करती है, कलेक्ट करती है। ओके, उसके हिसाब से फिर ये 3-4 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, फिर भी मैं आज कवर कर रहा हूँ। इसमें कुछ नए टॉपिक्स मैंने ऐड किए, नई चीजें ऐड की हैं। और एक चीज अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो हो तो उसमें मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ जो है मैंने लिखा था इंडिया इज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओके, ये लिखा था, बट ये गाइस एक्चुअली में 2nd लार्जेस्ट है। ओके, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ओके, ये 4th लार्जेस्ट नहीं है, 2nd लार्जेस्ट। ओके, तो देख लेते हैं गाइस कोल। पहले तो ये जो कोल है गाइस, ये बनता कैसे है पहले इसको मैं बता रहा हूँ। 2 तरह के कोल हैं, एक आर्टिफिशियल कोल, देखो एक है आर्टिफिशियल कोल। ओके, न्यू स्लाइड ले लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं। ओके ओके, एक है आर्टिफिशियल कोल गाइस, दूसरा है क्या है, नेचुरल कोल। नेचुरल कोल, ओके, ये दोनों बनते क्या हैं देखो। अब याद रखना कि कोल जो कोयला होता है गाइस, ये कैसे बनता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो जब बहुत पुराने समय, बहुत लंबे समय में हम अगर बात करें, जो हमारा वैली वाला एरिया था, ठीक है, तो अगर हम बात करें गाइस तो उसमें पानी वगैरह इन सब एरिया में बहुत ज्यादा बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। ठीक है, जंगल हुआ करते थे, जैसे ठीक है ये जंगल हमारा हो गया, ठीक है, ये सारे जंगल हो गए ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हुआ क्या गाइस कि ये जंगल धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। रीजन क्या था कि भूकंप आया होगा या कुछ भी रीजन हुआ होगा, ठीक है,
जिसकी वजह से इसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी का एक जमाव पड़ता गया, लेयरिंग बनती गई, इसके ऊपर लेयरिंग बनती गई, ठीक है। तो इस पे जैसे जैसे ये नीचे दबता गया गाइस, होगा क्या कि टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, राइट। जैसे नीचे जाए टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्या होगा गाइस, प्रेशर जो है भी हाई होगा, दबाव भी तो बढ़ेगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन इसमें नहीं होगी, नीचे रहेगा इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी होगी, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से गाइस क्या हुआ, इसके जो मॉइस्चर कंटेंट है गाइस टेम्परेचर की वजह से ये उड़ जाएंगे, राइट। तो इसके मॉइस्चर कंटेंट उड़ जाएंगे, और जो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी इसमें। तब ये जो पेड़ वगैरह था, ये क्या बचा, सिर्फ गाइस याद रखना, ये बचा सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा, ओके। कार्बन बचा। अब फिर ये कार्बन जो है क्या हुआ है, ये कोयले में कन्वर्ट हो गया। मैं बताऊंगा किस तरह के कोयले और कैसे क्या क्या कोयला का कंपोजिशन है, ओके, वो चीजें डिस्कस करेंगे। बट ये कोयले में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया, कोयला तरह का कार्बन ही है, ओके, जिसको जलाने से हमें बहुत कम धुआं वगैरह निकलती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बन की वजह से इसमें सिर्फ फ्लेम्स निकलती है, मतलब कि आग निकलती है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये तो हमारा गाइस नेचुरल हो गया, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल कोल बनाना हुआ तो क्या हुआ गाइस, देखो आर्टिफिशियल कोल बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चेम्बर बना देते हैं, ओके, इस तरह के ऐसे चेम्बर बना देते हैं, और इसमें लकड़ियां जो है रख देते हैं गाइस, जैसे, ओके, ऐसे बिल्कुल क्लोज चेम्बर होता है, ठीक है। और एक छोटे छोटे गाइस यहाँ पे होल बना दिए जाते हैं इसमें। आर्टिफिशियल कोल का मतलब कि हम लोग कोल बनाते कैसे, ओके, ये चीज दिखा रहे हैं हम, छोटे छोटे। अब इसमें क्या है गाइस, ये क्लोज्ड होता है, इसमें मतलब ऑक्सीजन बहुत बड़ी लो ऑक्सीजन होती है, O2 लो होती है, इसका टेम्परेचर हम लोग हाई कर देते हैं। सेम चीज यही करते हैं हम लोग यहाँ पे भी, ओके, यहाँ भी सेम टेम्परेचर हाई करेंगे, इसको इसका प्रेशर भी हाई कर देंगे। तो टेम्परेचर हाई करोगे गाइस, तो इसका जो मॉइस्चर होगा, जो H2 थोड़ा बहुत वाटर जो होगा, वो क्या करेगा गाइस, ये उड़ जाएगा, राइट। इससे यहाँ से मॉइस्चर उड़ जाएगा। जब किसी चीज मॉइस्चर होता है तो गाइस क्या होगा, वहां से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा इससे, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, धुआं वगैरह जो भी सल्फर वगैरह, ऑक्सीजन गैस, सारी चीजें निकल जाएंगी इसमें। तब बचेगा क्या, सिर्फ सिर्फ बचेगा कार्बन, और कुछ मटेरियल्स और भी बचते हैं, ओके, वो चीज डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिपेंड करता है कि कोयले के टाइप्स पे, कि कौन से टाइप का कोयला बना, ओके। तो जब ये ऑक्सीजन बहुत लो ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे क्या होगा, इससे मॉइस्चर वगैरह निकल जाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचेगा, जो काले कलर का रहता है, ठीक है, जिसी को हम लोग बोलते थे कोल, ओके, कोल बोलते थे। ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनता है, ठीक है। तो समझ में आएगा कोयला बनता कैसे, राइट। अब देख लेते हैं कि कोयला जो कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है, ओके गाइस। देखो, पहला तो गाइस, ये कोयले बनने से पहले की जो प्रवृत्ति होगी किसी भी वुड की, किसी भी लकड़ी की, उसको बोलते हैं पीट। इसके बाद इसका हाई टेम्परेचर, इस पीट पे हाई टेम्परेचर प्रेशर बना तो लिग्नाइट बन गया। लिग्नाइट में भी अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर बना तो उसको बना बिटुमिनस, और बिटुमिनस पे भी जो हाई टेम्परेचर प्रेशर एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बोला जाता है गाइस, बहुत अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अराउंड 98% तक होती है, ओके, एंथ्रासाइट में। इसीलिए बोला जाता है इसका यूज जो गाइस हम लोग किए करते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, इसका करते हैं एंथ्रासाइट, जो कि वर्ल्ड में 1% है, ओके। बिटुमिनस कोयला, ओके, बिटुमिनस कोयला की बात करें तो गाइस, ये कुकिंग कोल भी इसको बोला जाता है, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है, ओके। इसका यूज बॉयलर में भी हम लोग करते हैं, ओके। सब बिटुमिनस या बोलते हैं लिग्नाइट, इन दोनों का यूज गाइस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में करते हैं, ओके। और पिट कोयला तो हम लोग पता है कि खाना पीना बनाने और इसे में लकड़ी जलाने में ये सारी चीज यूज करते हैं। ये एक तरह का कोयला नहीं बोल सकते इसको, बट कोयले से बनने के पहले की प्रोसेस जो है उसको कोयला, उसको पिट बोलते हैं, ओके। ठीक है गाइस, अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछना है पूछ देगा, बट आपसे 90% कोयला पूछ देगा कि इसमें चारों में सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट किसमें है। सबसे ज्यादा कार्बन का कंटेंट जब गाइस उस कोयले में होगा जिसमें जो है मॉइस्चर वगैरह, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है ज्यादा होगी, राइट। जो अच्छे क्वालिटी का कोयला होगा, जो अच्छी फ्लेम देगा, ठीक है। तो याद रखना कि वो सारी चीजें जो एंथ्रासाइड में मिलती हैं। अगर हम पिट की बात करें तो पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड है। पिट में सबसे कम होता है, उससे ज्यादा लिग्नाइट में कार्बन होती है, उससे ज्यादा बिटुमिनस में होती है, और सबसे ज्यादा जो है एंथ्रासाइड में जो है क्या होती है गाइस,
कार्बन होती है। ओके, सो अगर आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग किसी भी तरह से बात करें तो आपको याद रखना पिट जो है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ये कोयले के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं गाइस, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका कार्बन का कंटेंट होता है। सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला जो एंथ्रासाइड, जो इंडिया में नहीं पाया जाता, यूएसए वगैरह में पाया जाता है। ओके, ये चीज क्लियर होगी। अगर बात करें इंडिया गाइस, इंडिया जो है वर्ल्ड की जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है कोयला आफ्टर चाइना। मतलब इंडिया जो है चाइना के बाद जो दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला का प्रोड्यूस करती है, कोयला निकालती है, कोयला का खदानों से कोयला निकालती है। ओके, और अगर बात करें गाइस यूज करने की, कि कोयला तो भारत ने निकाल दिया, लेकिन भारत अगर कितने वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशन है कोयले को यूज करने के, तो याद रखना गाइस सबसे ज्यादा कोयला जो है भारत में जो है, सॉरी सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो है भारत जो है सेकंड नंबर पे कोयला का यूज करता है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, चाइना इंडिया याद रखना, दोनों में चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है। सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस भी करता है, सबसे ज्यादा चाइना यूज भी करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट जो है इसका कंज्यूमर भी है। ओके, क्लियर हो गया। अब गाइस ये हमने ये देख लिया कि कोयला जो है कहाँ कहाँ बनता है। पहले कोयला बनता कैसे है, आर्टिफिशियल कोयला है या फिर नेचुरल कोयला है। ओके, उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि कोयला बनता कैसे है, समझ लिए कोयले के बनने का यूज क्या है, कितने टाइप्स के कोयले हैं, कार्बन के कंटेंट्स क्या है, इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड में कोयला को प्रोड्यूस करने में, कोयला का कंज्यूम करने में। अब ये देख लेते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है। ओके, कोल कहाँ कहाँ मिलता है। तो अगर बात करें गाइस कोल माइंस ऑफ इंडिया, ओके, तो देखो कि अगर ये मोस्टली अगर आप देखो तो गाइस इसी एरिया में, मोस्टली इन सब एरिया में मिला करके कोयला क्यों मिला इसी एरिया में, मतलब कि डेक्कन प्लेटियो, साउथ इंडियन प्लेट्स, इन सब एरिया में क्यों नहीं राजस्थान में मिला, क्यों नहीं हरियाणा में, पंजाब में मिला, क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, और क्या नाम है ये पंजाब में, हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में। ओके, यहाँ पे क्यों नहीं मिला। ओके, उत्तर प्रदेश में इस जगह पे शायद एक कोई है छोटा मोटा कोयले का क्षेत्र। ओके, बट इसी एरिया में क्यों मिला, इधर वाले एरिया में क्यों नहीं मिला। रीजन ये है गाइस कि ये जो पार्ट था हमारा, ओके, ये पार्ट हमारा साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हुआ करता था कुछ बहुत साल पहले। ओके, लेकिन धीरे 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 जब ये बढ़ा, और गाइस ये जो हिमालय वाला रेंज है ये अभी न्यूली जन्म हुआ है, तो इसके नीचे अगर कुछ भी दबा और दबा कुछ भी होगा, और ये पत्थर सा है, ओके, कुछ भी दबा वगैरह होगा, जो भी इसके लकड़ी वगैरह जंगल वगैरह होंगे वो अभी कोयले में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे खुदाई वगैरह भी नहीं की जाती इतनी ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है, और कभी कभी भूकंप, पहाड़ गिर जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, तो इसलिए इस जेल को नहीं लिखा गया। मोस्टली अभी नया नया बना है तो इसमें कोयला नहीं पाया जाता इतना से। ओके, वो हम लोग जियोग्राफी के पार्ट में देख लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कहाँ का कोयला मिला। सबसे ज्यादा गाइस रानीगंज में सबसे पहले कोयला खोजा गया था। ओके, अगर बात करें तो गाइस मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, ये कौन सा हमारा है, झारखंड है, और ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये तमिलनाडु है। ओके, तो गाइस अगर तमिलनाडु में बात करें तो नैवेली है। ओके, सिंगरैली जो है हमारा क्या है, ये सिंगरैली आंध्र प्रदेश में है। तलचर कोयला क्षेत्र है जो उड़ीसा में है। कोबरा कोयला क्षेत्र है गाइज, कोबरा कहाँ छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कोयला निकलता है इसे, जो है क्या हमारा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद झाझरिया एंड बोकारो, ठीक है, दोनों जो है झारखंड में है। और सिंगरौली, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में। ओके, तो आई होप कि ये पता चल गया आपको कोयले का क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से निकलती है कोयला, कैसे निकलता है, क्या क्या टाइप्स है। ओके, फिर भी कोई डाउट्स हो आप में पूछ सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस सेंसस ऑफ इंडिया। ओके, देखो सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस मतलब कि जनगणना। जनगणना का मतलब ये है कि देश में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। ओके, ये हमेशा 10 ईयर के इंटरवल पे किया जाता है। अगर पहली बात करें गाइस, तो पहली बार जो हमारे यहाँ जनगणना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी 1929, 1930, 32 ऐसा कुछ हुआ था, बट वो बहुत ही लोकल लोकल एरिया के तौर पे हुआ था। ओके, तो इतना हम कह सकते हैं कि उसको जो है इतना काउंट नहीं किया गया। फिर भी हम हिस्ट्री एक बार देख लेंगे कैसे कैसे क्या है। ओके, पहली बार अगर हम बात करें, दो तरह के जनगणना किए जाते थे अर्लियर स्टेज में। पहला था नॉन सिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस। ओके, देख लेते हैं कि नॉन सिंक्रोनस कब हुआ था। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस होते क्या। देखो ये मान लो कि पूरा इंडिया है, ओके मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, फिर भी मान लो इंडिया है। ओके,
अगर मैं बात करूँ कि चलो मैंने ये वाला पूरा गुजरात में कर दिया, एक साल 1972 में गुजरात में किया, 1973 में मैंने इस एरिया में किया, 1974 मैंने इस एरिया में किया। तो नॉन सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि गाइस की जो जनगणना की जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पे की जाती है, मतलब कि सब पूरे देश की जनगणना एक साथ नहीं की जाती, उसको लोग नॉन सिंक्रोनस सेंसस बोलते हैं। और सिंक्रोनस सेंसस का मतलब, सिंक्रोनस सेंसस का मतलब होता है, जनगणना का मतलब होता है कि सारे देश में एक साथ जनगणना हो रही है। मतलब कि अगर मान लो कि 1972 में इन्होंने 1872 में स्टार्ट किया गया था, 1872 में मान लो कि इन्होंने गुजरात में कर दिया, फिर 1873 में मान लो इन्होंने क्या कर दिया कि राजस्थान में कर दिया, फिर 1874 में मान लो उत्तर प्रदेश में कर दिया। तो इससे होगा क्या कि इससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एक पर्टिकुलर ईयर में देश की पूरी जनसंख्या कितनी है। पता लगा आप पूरा देश की जनगणना करने में आपको 10 साल लग गए, राइट। नॉन सिंक्रोनस की तरह अगर करोगे तो पूरा देश का जनगणना करने मान लो आपको 10 साल लगे, तो जो पहले साल जो आपने जनगणना किया था उसमें हो सकता है 10 साल में कम से कम 2-4 लाख बच्चे तो पैदा हो ही गए होंगे, राइट। तो फिर उनकी काउंट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए गाइस ये सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस जो जनगणना होती है इसको गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती, जिससे कि गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी बनाने में, स्कीम्स बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बिल बीइंग स्कीम्स जो बनती है वो गाइस सब सारे सेक्शंस के लिए बेनिफिट नहीं हो पाएगी गवर्नमेंट के पास जो इनसफिशिएंट डेटा रहेगा तो। ओके, नॉन सिंक्रोनस सेंसस गाइस, सेंसस जो जनगणना की जाती है गाइस वो पूरे देश में एक साथ की जाती है, जिसमें गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट होता है। सारी चीजें एनालिसिस करने के लिए पढ़ेंगे क्या क्या गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी बनाती है, क्या क्या यूज है जनगणना की। तो गाइस याद रखना कि जो नॉन सिंक्रोनस जनसंख्या गणना है गाइस 1872 में बनाया गया था। लॉर्ड मायो जो है उस टाइम पे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या थे गाइस, लॉर्ड मायो, हमारे यहाँ लॉर्ड मायो जो है गवर्नर जनरल थे। एक गाइस कुछ हंटर कमीशन बना था इसी टाइम पे या इस टाइम पे, ठीक है। एक हंटर कमीशन तो बना था गाइस किसके, जलियांवाला बाग के कांड में। एक हंटर कमीशन इससे पहले बना था, ओके। वो किसकी अध्यक्षता में बना था और किस लिए बना था, ये आपके लिए होमवर्क है, जाके पता कर लेना, ओके। सिंक्रोनस सेंसस जब गाइस स्टार्ट किया था 1981 में स्टार्ट किया गया था WC प्लाउडेन के द्वारा, जो कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ओके। अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। सेंसस जो कंडक्ट कौन कराता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है सेंसस को कंडक्ट करवाते हैं, किसके अंडर में गाइस, होम मिनिस्ट्री के अंतर में किया जाता है, ये याद रखना। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में की जाती है ये जनगणना, ओके। ये दोनों करते हैं इसके अंडर में, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। जो 2011 का भी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था गाइस, ये आप लोग होमवर्क है, ये मैं बता दूंगा लास्ट में कि ये 2011 के कौन से संस्करण का यह सेंसस था, मतलब अभी से जब से जनगणना हो रही है कौन से संस्करण का था, तो याद रखना ये 15वां संस्करण का था। अभी 2016 में जो होने वाली है, 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, अभी 2024 तक उसका डेटा प्रस्तुत होगा, उसकी जो है गाइस 16वें नंबर का जनगणना था, ओके। ये डेटा जो कास्ट डेटा कलेक्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट डेटा कलेक्ट किया गया था, इसमें फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है इंक्लूड किया गया था, ओके। अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या जो है 2021 का 11 का डेटा अभी भी प्रस्तुत हो रहा है या नहीं, यस गाइस, ये अभी भी ये डेटा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, अभी भी डेटा जो है मार्केट में, डेटा जो है पब्लिक के सामने दिया जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ओके। ये जो पॉपुलेशन सेंसस है यूनियन बजट किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत आती है, याद रखना। जो सेंसस आती है किसके अंतर्गत, 46 के अंतर्गत। सेंसस को कहाँ यूज किया जाता है गाइस, पहली बात तो देखो गाइस, अगर उसको समझ लो इतना कि जब सेंसस जनगणना पता चल गया तो उससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी, संवैधानिक क्षेत्र जो है डिसाइड किया जाता है किसी पर्टिकुलर, जैसे कि अगर मैं बात करूं न्यू दिल्ली की, ओके। न्यू दिल्ली लोकल वाले एरिया, पता लगा न्यू दिल्ली के एक एरिया में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, दूसरे एरिया में कम हो गई, तो गाइस पर पर्सन, सॉरी पर एमएलए कितने पर्सन लोग आएंगे उसी के हिसाब से उसका संवैधानिक क्षेत्र डिसाइड किया जाता है। अगर 1 किलोमीटर के, सपोज मान लो कि 1000 पे जो है 1000 पे एक एमएलए को रखा गया है या एक एमपी को रखा गया है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 1000 पे एक गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, ओके, 1000 पे 1 एमएलए
या एमपी रखा गया। ओके, तो ये 1 किलोमीटर एरिया में एक प्लेस है, मान लो कि पी ए है, एक प्लेस जो है बी है। ओके, इसमें जो है 2000 लोग हैं और इसमें जो है 1000 लोग हैं। तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 एमएलए लगेगा और ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एमएलए लगेगा, एमएलए एमपी लगेंगे। ओके, क्लियर है क्या कि ये कैसे डिसाइड होता है? ओके, ये कौन डिसाइड करता है गाइस? जो डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कौन डिसाइड करता है, ये आपके लिए होमवर्क है। गाइस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं, बट जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अगर आप जाकर के सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो ये सेंसस डेटा जो यूज किया जाता है गाइस डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये देखा जाता है कि सब लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले जो है स्टेट असेंबली में और लोकसभा असेंबली में। ओके, इसीलिए हर 10 साल के बाद सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। एक ये था गाइस। ओके, फॉर एलोकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली एंड अदर लोकल बॉडी। ओके गाइस, ये बहुत बड़ी सेंसस, आपको पता है कि इस एरिया में इतने लोग हैं, इसी हिसाब से आपको वेलफेयर स्कीम भी चलानी पड़ेगी जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सेंसस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है इसका। ओके, देखो सेंसस की जो हिस्ट्री है गाइस, अगर बात करें तो अपने यहाँ का जो ये ऋग्वेद है। ओके, ऋग, अच्छा हमारे हाँ, एक क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने वेद हैं, भारत में कितने वेद हैं? ओके, और कौन सा सबसे पुराना वेद है, और किन किन जितने वेद हैं उनमें क्या क्या मेंशन हुआ, किस किस चीजों के लिए बारे में बात करता है। ओके, तो अगर बात करें तो एक ऋग्वेद है इंडिया में। ओके, ऋग्वेद में, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आके सर्च करना। ओके, ऋग्वेद में गाइस पहले भी रिवील किया गया था कुछ काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट के बारे में, जो 800 से 600 बीसी थे। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट गाइस, बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि, ओके, तो ये बिफोर क्राइस्ट। ओके, याद रखना कि बिफोर क्राइस्ट जाके पढ़ना कि ये बीसी का क्या मतलब है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, इसके बाद अगर ऋग्वेद में मेंशन किया गया था पॉपुलेशन सेंसस के बारे में, फिर अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, जिसमें कौटिल्य वगैरह, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य, कौटिल्य उसको बोला जाता था, उनका एक नाम और भी है, जाके पता करना। इन्होंने भी कुछ 3000 सेंचुरी में जो बीसी में इन्होंने पॉपुलेशन ऑफ स्टैटिक्स एंड मेजर स्टेट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, इन्होंने भी कुछ पॉपुलेशन वगैरह को काउंट किया था। ओके, अगर बात करें गाइस की लेटेस्ट में जो था अभी, जो इसको जानकारी आप लोग को होगी। ओके, आईने अकबरी, आईने अकबरी जो है किसकी जन्म कुंडली थी, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी गाइस, ये जो है अकबर के का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट था जिसको आईने अकबरी कहते हैं। इसमें भी गाइस पॉपुलेशन के बारे में मेंशन किया गया, लोगों को काउंट करते थे, इंडस्ट्री, वेल्थ, मैनी अदर फैक्टर्स इसमें मेंशन किया गया है। ओके, ये सारी चीजें क्लियर है गाइस। ओके, नाउ गाइस एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है गाइस हमारे पास, जो है वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। सबसे पहले किसी भी एग्जाम में यही पूछ देगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। याद रखना, ये प्रस्तुत की जाती है वेल्थ, हंगर, लाइफ और वर्ल्ड वाइड के द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ओके, क्लियर है? उसके बाद इंडिया की रैंक जो है गाइस 101 है, 116 कंट्री में, तो अच्छी नहीं है। वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गाइस क्या क्या देखते हैं, क्या ये बताती है, ये चीज समझो। ये देखती है गाइस कि लोगों में भूखमरी कितनी, देश में, वर्ल्ड में भूखमरी कितनी, कौन कौन से देश में कितने लोग भूखे मर रहे हैं। ओके, ये डिफाइन करती है। इंडिया की रैंक अच्छी नहीं है, 101, जो कि 16 कंट्री में। इंडिया में बहुत लोग भूखमरी है, लोग एक टाइम का खाना पाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में कितनी गरीबी है, कितनी भूखमरी है। ओके, क्या चेक करता है गाइस कि इनएडिक्वेट फूड सप्लाई कितनी हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बिलो द रेट, जो है स्टंटिंग है खाने या भुखमरी न्यूट्रिशन की वजह से गाइस, अंडर न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट होता है गाइस। ओके, तो कितने ये लोग हैं जो इंडिया में जो है, उसी बेसिस पे ये तैयार करता है अपना इंडेक्स और प्रस्तुत करता है वर्ल्ड के सामने। ओके, किसी तो नॉर्मल पीपल होगा गाइस, तो आप देखोगे कि एक नॉर्मल है, अच्छी उसकी हाइट है, अच्छा वेट है, उसका अच्छा हेल्थ है, वो सारी चीजें। बट अगर वेस्टिंग की बात करें गाइस, तो उसका हाइट तो रहेगी उसके एज के हिसाब से, बट प्रॉब्लम होगा उसका वेट बहुत कम होगा गाइस, पतला दुबला पतला ऐसा होगा। ओके, स्टंट देखो, ये वेस्टिंग हो गया। स्टंटिंग का क्या मतलब होगा गाइस?
स्टंटिंग का मतलब हुआ कि उसका एज के हिसाब से उसकी हाइट कम हो। इसका एज 25 साल की है और हाइट जो है इसका 4 फुट की है। ओके। अंडर वेट का क्या मतलब हुआ गाइस, उसका हाइट सब कुछ है, बस उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है। ओके, उसके हाइट के हिसाब से वेट। वेस्टिंग का मतलब हुआ, वेस्टिंग का क्या मतलब हुआ गाइस, कि हाइट ज्यादा है वेट कम है। स्टंटिंग का क्या मतलब हुआ गाइस, कि हाइट कम है एज ज्यादा है। ओके। और अंडरवेट का मतलब क्या हुआ गाइस, कि उसके एज के हिसाब से उसका वेट कम है। ओके, ये सारी चीजें समझ में आ गई। नाउ इलेक्ट्रिसिटी गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी का मैंने ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी रिवीजन हो जाएगा, आप लोग का पढ़ लीजिए। ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्लाइड्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन सब चीजों से, अगर आप देखोगे तो कुछ भी इसमें बहुत 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी किसके मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अच्छा बता दो, आप लोग के होमवर्क है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, अभी के मिनिस्ट्री ऑफ पावर कौन से मिनिस्टर है, पावर मिनिस्टर कौन से है, ये जाके आप लोग का जो होमवर्क है ये जाकर लिखना। इलेक्ट्रिसिटी गाइस किसके अंतर्गत में रखी है, कनकरेंट के अंदर। कनकरेंट जो है 7th शेड्यूल के अंदर जो है गाइस, 7th शेड्यूल के अंदर जो है 3 लिस्ट है। एक है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और गाइज यहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट ये दोनों लोग मिलकर रूल बनाते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है गाइज कंकरेंट लिस्ट में, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों लोग मिलकर के रूल बनाते हैं। इंडिया जो है गाइज 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गाइज आफ्टर यूएसए या चाइना में। ओके, मतलब कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है गाइज वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है। इंडिया 3रे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, फिर भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है। रीजन क्या है कि इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है गाइज। तो पहला, सबसे पहले जो प्रोड्यूस कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी, यूएसए। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर क्या है, इंडिया जो है 2nd नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज भी करती है। फर्स्ट कौन पे, चाइना में। ओके, इंडिया की बात करें गाइस तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 100% एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूप से। इसका क्या मतलब है, 100% का मतलब हुआ कि कोई विदेशी, मान लो कि कोई विदेशी कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी है गाइज, वो इंडिया में जाके इन्वेस्ट करना चाहती है। ओके, तो ये गाइज ऐसा नहीं कि जो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी में ही इन्वेस्ट कर सकती है। ओके, 100% इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नहीं कि 10% इन्वेस्ट करो, पूरा 100% इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में। ओके, कोई भी फॉरेन की कंपनी है। ओके, और कैसे, ऐसा नहीं किसी के अप्रूवल चाहेगा, ये डायरेक्टली आकर के इन्वेस्ट कर सकती है विदाउट एनी अप्रूवल, ऑटोमेटिक रूप से। ओके, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसे सौभाग्य योजना है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, मतलब ये स्कीम चलाएगी सौभाग्य योजना। ओके, जिसमें रूरल और अर्बन के लिए, उसके दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। ओके, सेपरेट कर दिया गया एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर में इलेक्ट्रिसिटी कितनी जानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए और नॉन एग्रीकल्चर के लिए। गर्भ गाइज ग्रामीण विद्युतकरण ऐप है, ये मॉनिटर करता है ट्रांसपेरेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। उदय स्कीम है, 4E इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इफिशिएंसी टू इंश्योर द अफोर्डेबल ड्राइव, एनवायरमेंटल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, ये क्या है, चाइना इज फार लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। ये तो अभी हमने पढ़ा। ओके, फिर भी आप समझ लो इतना। ओके, क्लियर है आज। फिर से देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो है थोड़ा सा ये चीज, वर्ल्ड में जो लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है गाइस, पहले नंबर पे देखो चाइना, यूएसए है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट पे। ये इतना जो है गाइस, इतना बिलियन यूनिट जो है प्रोड्यूस करता है। ये चाइना जो है सबसे ज्यादा, 6100 यूनाइटेड स्टेट। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हूँ वो चीजें गाइस ये है। ओके, यहाँ पे सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, फिर यूएसए करता है। ओके, तो पहला सबसे पहले चाइना प्रोड्यूस करता है, देन यूएसए प्रोड्यूस करता है, फिर इंडिया, रशिया, जापान, जर्मनी, कनाडा। तो इंडिया इन सब में पीछे नहीं है, फिर भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लोग हर बंदे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना 24 आवर इज नॉट पॉसिबल। ओके, फिर भी इंडिया वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट है कंज्यूम करने में इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर एक बहुत महान इंसान के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जो उन्होंने काम करके गए हैं, वो आज भी लोग सराहनीय है करते हैं। उसका मतलब कि आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे। ओके, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ही आइडिया दिया था
रिलीजियस यूनिटी का यूज ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कि नेशनल इंटीग्रेशन को, देश को बांधने के लिए गाइज इन्होंने क्या किया, एक आइडिया दिया था धर्म के साथ यूनिटी, धर्म को एक साथ करके लोगों को बांधे रखो, जोड़े रखो, अदरवाइज ये लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएंगे। ओके, पहली बार इन्होंने। दूसरा क्या किया, इन्होंने स्टेबल एएमयू स्टैब्लिश्ड है गाइस, ही स्टैब्लिश्ड द एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका पहले जो नाम था मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था गाइस। 1920 में इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। ओके, इसके और सारे कैंपस है गाइस, जिसमें केरला है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, इन सब में इसका और कैंपस स्टैब्लिश किया गया। ये एक जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस गाइस इसको रखा गया, इसके अंतर्गत रखा है, जो कि 7th शेड्यूल और इसका पूरे टॉप 10 यूनिवर्सिटी में इसको रखा गया। नेशनल इंपॉर्टेंस है 7th शेड्यूल में। ओके, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में रखा गया। क्यों रखा गया गाइस, इसको याद रखना कि यहाँ पे जो 26 कंट्री के लोग जो है 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में पढ़ते हैं, इसी कारण से गाइस इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 26 कंट्री के लोग पढ़ते हैं और इंडिया में 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर के यहाँ पे पढ़ाई करते हैं लोग। ओके, ड्यू टू दिस गाइस नरेंद्र मोदी जो है अपने किसी स्पीच में बोला था कि जो एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय एक मिनी इंडिया है, अपने में एक छोटा सा भारत है। ओके, अगर बात करें गाइस तो इंटीग्रेशन थ्रू द एजुकेशन जो बोला था इन्होंने कि लोगों को इंटीग्रेट करो, लोगों को जोड़ो, भारत को जोड़ो एजुकेशन के साथ, वही चीज गाइस अभी भी देखने को मिल रही है। और 2020 के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ओके, इसमें इन्होंने गाइस इंडिया और मुस्लिम की जो यूनिटी का स्पीच दिया था 1823 में, उन्होंने बोला था इंडिया इज लाइक अ ब्राइड व्हिच हैज गॉट टू ब्यूटीफुल आईज एंड अट्रैक्टिव आईज, मतलब कि इन्होंने बोला इंडिया जो है एक दुल्हन है जिसकी 2 आंखें हैं, जो कि 2 बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव आंखें, मतलब कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। ओके, ये 5 जो है गाइस संस्कृत 5 लैंग्वेज यूज जानते थे, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज जिसमें कि एक संस्कृत भी था उसमें। ओके, he knows the 5 language among the Sanskrit also. Okay, जिसकी वजह से ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे गाइस। ओके, आप इनके बारे में कभी टाइम मिले तो पढ़ना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि आज भी लोग इनको मानते हैं। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये क्या है गाइस, ये इस चीज को समझिए। देखो, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड गाइस कब बनाया गया था, आप जरा सोचो, क्यों बनाया गया था, कब बनाया गया था, और इसके बनाने के क्या रीजन थे। ओके, आप जरा हिस्ट्री बताना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, हुआ क्या था गाइस कि 2004 में, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, एक सुनामी आई थी गाइस। ओके, देखो सुनामी कैसे आती है, ये चीज जाकर के आप सर्च करना। ओके, तो 2004 में गाइस उस टाइम पे सुनामी आई थी, और रीजन क्या था सुनामी का गाइस, की अर्थक्वेक था, भूकंप थी। सुमात्रा के अंदर एक आइलैंड था गाइस, वहां पे भूकंप आया। ओके, जिसकी वजह से उसका एपिक सेंटर सुमात्रा का, उसकी वजह से बहुत बड़ी जो है सुनामी आई, बहुत बड़ी लंबी लहरें आई, और जो गाइस इंडिया की जो कोस्टल एरिया था उसको इतना ज्यादा ध्वस्त हुई, इतने ज्यादा अमाउंट में लोग मरे जिसकी कोई काउंट भी नहीं है। आज भी उसकी एग्जैक्ट काउंट कोई नहीं बता सकता कि कितने लोग पूरे वर्ल्ड वाइड मरे थे। ओके, इतनी बड़ी डिजास्टर कभी इंडिया ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा उस टाइम पे। ओके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि कुछ ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि जो इनको रिलीफ प्रोवाइड कर सके, जो ऐसे डिजास्टर को टैकल कर सके। ऐसे डिजास्टर कुछ आए तो उसके लिए जो है कोई ना कोई तैयार रहे उसको हैंडल करने के लिए। ओके, तो इन सब वजह से गाइस गवर्नमेंट ने जो है एक एक्ट पास किया 2005 में, जिसका नाम था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। ओके, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ओके, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था गाइस, ये तो 13 फाइनेंस कमिश्नर विजय केलकर साहब, इन्होंने रिकमेंड किया था कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड नाम की कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करे, कुछ ना कुछ जो है टैकल करे जो इस तरह का कोई डिजास्टर हो। ओके, जो गाइज ये फंड दिया जाता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का, ये फंड जो प्राइमरी फंड है, ये अवेलेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए इन द रिस्पांस ऑफ notified disaster to meet the expenditure for providing the immediate relief. Okay,
तो ये क्या बोलता है गाइस कि जो फंड इसमें दिया जाता है कि कोई भी डिजास्टर जो नोटिफाइड है, कौन कौन सी डिजास्टर नोटिफाइड है गाइस, ये सारी चीजें, साइक्लोन, ड्राट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांचे, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड क्लाउड वेव्स। ये इस तरह की जो भी इस तरह की जो भी डिजास्टर आते हैं गाइस, उसके लिए इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, इसमें फंड दिया जाता है डिजास्टर फंड में। ओके, ये हर साल गाइस कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ओके, ये क्या करता है, कैग हर साल इसको ऑडिट करता है। ओके, रीजन ऑडिट करने का ऐसा नहीं कि आपने पैसे दे दिए और पैसे कहीं यूज, इसका पैसा सिर्फ इसी में यूज होगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक नोडल एजेंसी है गाइस, जिसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो भी ऑपरेशन वगैरह, जो भी फंडिंग वगैरह दी जाती है। ओके, ओके, सेंटर जो है कंट्रीब्यूट करता है इसको ग्रांट इन एड की तरह, मतलब कि सेंटर किसी स्टेट को दे देगा तो ऐसा नहीं कि वो उससे वापस मांगे भैया हमको, एक एड की तरह, सहायता की तरह, हेल्प की तरह देता है। ओके, जो इसका एसडीआर 70% 75% जो फंड है गाइस, ओके, ये एलोकेशन होता है जनरल कैटेगरी स्टेट के लिए, मतलब कि 70% फंड जो है सेंटर देता है गाइस, 75% वो एक स्टेट का, ऐसे जो उत्तर प्रदेश हो गया जनरल कैटेगरी, इसको कोई स्टेटस नहीं दिया, इसके स्टेटस वगैरह कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, लेकिन 90% जो फंड है गाइस, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए यूज किया जाता है। ओके, मतलब दिया जाता है सेंटर की तरफ। ओके, जो इसमें तो अब जो देखो भाई, जो 75% फंड तो ऐसे स्पेशल स्टेटस के लिए तो नहीं, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसको दिया गया, ठीक है, और जो 90% जो फंड दिया जाता है स्टेट सेंटर के द्वारा उस स्टेट को, वो दिया जाता है एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट को, ओके, या यूनियन टेरिटरी को। ओके, तो इस फंड में जो भी 20% फंड जो होगा गाइस, उसको हम लोग एसडीआरएफ की तरह यूज करेंगे, मिटिगेशन प्लान की तरह। ओके, 80% फंड जो है यूज होगा गाइस, ओके, प्रोवाइडिंग द रिलीफ रिहेबिलेशन। ओके, मतलब कि एक कोई अगर हमको पता चल गया कि भैया साइक्लोन आने वाला है, सूखा पड़ने वाला, अर्थक्वेक पड़ने वाला, आने वाला है, फायर लगने वाली है, फ्लड आने वाला है, सुनामी आने वाली है। ओके, तो इसके लिए गाइस एक प्लान लेके गवर्नमेंट चलेगी, एक स्टेट डिजास्टर का प्लान लेके चलेगी कि कम से कम जो है हर्ट करे, हिट करे जो है लोगों को, लोग कम से कम जान धान मन हानि, इन सबकी हानि कम हो, इसके लिए प्लान बनाते हैं। उसमें जो पैसे लगते हैं गाइस, वो 20% सिर्फ यूज कर सकता है एसडीआरएफ। ओके, एसडीआर 80% गाइड रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, रिहेबिलिटेशन एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करने के लिए, ओके, किया जाता है। ओके, ये सारी जो है नोटिफाइड जो है डिजास्टर है गाइज, इसके अंदर अगर कुछ भी होगा तो इस तरह से जो है फंड इसको यूज किया जाएगा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो है गाइज 10% फंड जो अवेलेबल होता है इमीडिएट रिलीफ के लिए विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ओके, तो इसका 10% गाइज यूज करेगा, इसका 10% गाइस जो भी लोग यूज करेंगे, वो सिर्फ इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेचुरल डिजास्टर इमीडिएट में तुरंत रिलीफ लोगों को देना स्टार्ट किया 10%। ओके, एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड डिजास्टर और नॉट इंक्लूडेड नोटिफाइड लिस्ट ऑफ एसडीआर, मतलब कि जो 10% फंड होता है गाइस, या तो जो भी अभी आपने देखा कि यहाँ पे साइक्लोन वगैरह है, ये सारी चीजें मगर नोटिफाइड नहीं है, अगर इनके अलावा कोई ऐसी डिजास्टर आती है तो 10% फंड अवेलेबल रहेगा इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और ऐसा जो डिजास्टर नहीं कंसीडर डिजास्टर नहीं कर रहे हैं, ओके, बट फिर भी लोगों की जान धन मन हानि का हानि हो रहा है, ओके, इसलिए इसको 10% फंड रखा जाता है उसके यूज के लिए। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट है गाइस, ये थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। नेवी, एयरफोर्स और एक्सरसाइज है, ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा कि ये नेवी का एक्सरसाइज है, एयरफोर्स का है, बट हाँ ये जरूर पूछेगा कि ये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में जो है होता है। एक्सरसाइज का नाम है गाइस जो संप्रति है, संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। मित्र शक्ति जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में है। वज्र प्रहार जो इंडिया और यूएस के बीच में। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में है गाइस। गरुण शक्ति जो इंडिया और इंडोनेशिया के। शक्ति एक्सरसाइज जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में है। कर्मा गार्जियन जो इंडिया और जापान के बीच में है। सूर्य किरण जो इंडिया नेपाल के बीच में। हैंड 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 एंड हैंड हैंड इन हैंड एक्सरसाइज गाइस इंडिया एंड चाइना के बीच में है। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में है गाइस। ओके, शक्ति एक्सरसाइज गाइस इंडिया और फ्रांस के बीच में है। कारपैट एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। ओके, तो ये गाइस एक बार आप रट लेना, इसको देख लेना, जैसे भी याद करना हो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गाइस कुछ मिसाइल के स्पीड्स के बारे में। ओके, देखो मैक नंबर क्या होती है। ये मैक नंबर गाइस बताती है कि किसी भी मिसाइल की स्पीड क्या है। ओके, ये कैसे डिसाइड करते हैं मैक नंबर गाइस। ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, कैसे काउंट करते हैं मैक नंबर। ओके,
ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है और साउंड की स्पीड क्या है, ओके, डिवाइडेड बाय साउंड। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लो कि गाइस 10 किलोमीटर है पर सेकेंड, ओके, और साउंड की स्पीड जो है गाइस 100 किलोमीटर है पर सेकेंड, ओके। तो याद रखना कि देखो 10/100 कर दो तो फिर बता कि 0.1 बचा, ओके। तो ये 1 मैक नंबर बताता है, ये मैक नंबर, ओके। कि जितना ज्यादा होगा मैक नंबर गाइस, उस ऑब्जेक्ट की उतनी ज्यादा स्पीड होगी, ओके। इसीलिए गाइस कि रेशियो जो है ऑब्जेक्ट स्पीड और साउंड स्पीड इक्वल टू मैक नंबर, ओके। अगर आप देखो जीरो से अगर 1 से अगर मैक नंबर कम है तो सब सोनिक मिसाइल बोला जाता है, जो कि स्पीड है इसको राडार में ट्रैक कर सकते हैं। ट्रांससोनिक जो है एक जिसका मैक नंबर 1 है, सुपरसोनिक जिसका मैक नंबर 1 से ज्यादा है, और हाइपरसोनिक जो है मैक नंबर 5। इस मिसाइल को बोला जाता है गाइस कि इसको राडार में ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब सोचो कि ऐसी कोई मिसाइल आ रही है तुम्हारे देश पे आक्रमण करने और उसको आप ट्रैक ही नहीं करो, जहां पे गिरा वहां पे खत्म, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपको मार गिराएगी। अगर इस स्पीड की कोई मिसाइल अगर आपके राडार में आई और आपको पता भी नहीं चला तो गाइस कितनी घातक है, सोच लेना, ओके। फिर भी पूछ लेंगे कि ये सब सोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में डिफरेंसेस क्या है, इसकी स्पीड में कौन सी ज्यादा स्पीड है, कौन सी ऐसी जो है मिसाइल है या कौन सा ऐसा स्पीड है जिस स्पीड पे राडार जो है ट्रैक नहीं कर पाती। तो याद रखना वो जो है हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गाइस, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स सिंपल सी बात है, इसको बोला जाता है टैक्स टेररिज्म, ओके। और ये इम्पोज किया जाता है पास्ट में जाकर के, मतलब कि हमने एक लॉ बनाया मान लो कि 2010 में, ओके, और उस लॉ को जो है गवर्नमेंट 2020 में बोल रही भैया जो उस लॉ को हमने बनाया था उसमें कुछ लूप होल हो गया था, हम 2020 में उसको सही कर रहे हैं, और जो भी आपने बेनिफिट लिया था उस लॉ के लूप होल की वजह से हम उस पर टैक्स लगाएंगे, और वहां 2010 से आपको अभी टैक्स देना पड़ेगा। तो जरा सोचो कि अगर इस तरह का कोई इशू आया तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग फॉरेन कंपनी आके स्टेब्लिश करेंगे, लोग भाग जाएंगे। बट फिर भी गाइज ये कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा किया गया था, नाम तो नहीं लेना चाहिए बट फिर भी बता दे रहे हैं, ओके। जैसे कि 2007 में गाइज वोडाफोन का केस आया था, ओके ओके। उसके बाद कैरी इंडिया का केस आया था, ओके, कैरी इंडिया का केस आया था। दोनों केस में गाइज इंडिया जो है हार गई थी, दोनों केस में, यही वोडाफोन के केस में इंडिया हार गई थी, कैरी इंडिया में हार गई थी, ओके। दोनों केस में इंडिया, जिसके इंडिया की बहुत बड़ी बेइज्जती थी इंटरनेशनल लेवल पे, ओके। और कहा गया था अगर इंडिया इस तरह की पॉलिसी अपनाएगी तो फिर इंडिया में इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, लोग डिमांड करने लगे कि ऐसी पॉलिसी। फिर फाइनली जो है गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया, ओके। 2021 में गवर्नमेंट ने इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हटा दिया गया और बोला कि भैया इस तरह का कोई टैक्स नहीं है, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ओके। तो याद रखना कि पास्ट में जाकर कोई टैक्स लगाया जाए तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कहते हैं, ओके ओके। आज का गाइस ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बोल सकते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये, देखो। ओके, ये मैंने इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर बम इन इंडिया, और मैंने यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा डाल दिया है, ओके। तो देख लेते हैं दूसरा साइड, ये एक्चुअली में मुझे डालना था ये, बट मैंने कुछ और ही डाल दिया वहाँ पे, ओके। तो ये देख लेते हैं क्या है गाइस, इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर बम इन इंडिया, ओके। तो गाइस सबसे पहले इंडिया में जो न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे वो 1974 में करने वाले थे, ओके। आपने पोखरान मूवी देखी होगी, या परमाणु बम, परमाणु कुछ ऐसा करके जॉन अब्राहम की एक मूवी आई थी कुछ 2-4 साल पहले, ओके। तो कुछ ऐसी मूवी थी गाइस, ओके। तो सेम ये ऐसे ही है, ओके। 1974 में पहली बार इसको टेस्ट किया गया था, जिसका नाम था गाइस स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण में टेस्ट किया गया था जो राजस्थान में, ओके। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1974 में फर्स्ट टाइम जो हमारा न्यूक्लियर बम टेस्ट किया गया था वो कब किया गया था और उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा नाम था, ओके। 1998 में गाइस 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, ओके, जो कि पोखरण में किया गया, ओके, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जो है 1998 में किया गया था गाइस। फिर इंडिया में जब इसे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा सैंक्शन फेस करना पड़ा था, यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन इंडिया पे लगा दिए थे, ओके। बहुत सारी कंट्रीज इंडिया का रिलेशन खराब हो गया था, ओके। उसके बाद धीरे धीरे जाकर के गाइस
इंडिया ने 2003 में जो है एक पॉलिसी अडॉप्ट किया जिसको बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इसमें इंडिया ने क्या बोला गाइस, इंडिया ने बोला कि भैया हम पहले न्यूक्लियर बम नहीं यूज करेंगे किसी भी, हम ये न्यूक्लियर बम बनाए हैं सिर्फ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। हम कभी भी किसी भी कंट्री पे पहले अगर जो बंदा हमारे पे न्यूक्लियर बम फेंकेगा हम उसी पे न्यूक्लियर बम फेंकेंगे, लेकिन हम किसी ऐसी कंट्री पे न्यूक्लियर बम नहीं फेंकेंगे जिसके पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं। सीधी सीधी बात है, उनका कहने का मतलब ये था कि हम न्यूक्लियर बम यूज नहीं करेंगे जब तक कि हमारे ऊपर कोई नहीं करेगा। जिसके पास है ही नहीं तो यूज नहीं करेगा, तो उसके ऊपर तुम कभी फेंकेंगे नहीं। जिसके पास है अगर वो पहले फेंका तो हम फिर पीछे नहीं हटने वाले, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये था 2003 में उन्होंने ऐसा बोला, तो लोगों ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब लोगों ने इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, इंडिया के पास बात करें तो गाइज 156 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं ओके अभी भी, जो कि चाइना और पाकिस्तान से कम है। चाइना और पाकिस्तान, चाइना में तो बहुत ज्यादा है बट इंडिया में इससे, तो पाकिस्तान से थोड़ा, इंडिया में से पाकिस्तान के साथ 164 वॉरहेड है न्यूक्लियर और इंडिया में जो है 156 है। ओके, अगर बात करें गाइस तो देख लेना यहाँ पे इंडिया में है, इंडिया में 110 दिखाया गया है बट अभी बढ़ गया है 156, और चाइना में भी कुछ ऐसा है। ओके, फिर पाकिस्तान में, यूएसए में, समझ लो कि यूएसए में जो है सबसे ज्यादा है, उसके बाद रशिया के पास है, उसके बाद फ्रांस के पास है, उसके बाद चाइना, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। ये इतने ऐसी कंट्री हैं गाइस, इसमें से तो 1 2 3 4 5 ऐसी कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, और 2 ऐसी हैं जो हमारे हैं 2 ऐसे हैं जो हमारी प्यारी भारत है, जो कि सुरक्षा हमेशा जो है लोगों को ख्याल करने के लिए, ये कभी भी किसी गलत काम के लिए इन्वॉल्व नहीं होगी। याद रखना, इसकी कोई भी पॉलिसी जो है किसी भी दूसरे कंट्री के लिए हर्ट नहीं करती है। आप कोई भी पॉलिसी उठा कर देख सकते हो, इसलिए मुझे भारत जो है अपना देश सबसे प्यारा लगता है। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में जो कि नेक्स्ट सेशन होगा। ये सारे टॉपिक गाइज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी इशू की वजह से न्यूज में रहे हैं इन जनवरी लास्ट मंथ में, इन दिसंबर, अक्टूबर। ओके, तो फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गाइज धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।